हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 18 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 17 का जो लिंक है वो मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first question here is, which Japanese semiconductor company partnered with Tata Electronics Private Limited to manufacture semiconductors? तो recently रोहम कंपनी लिमिटेड नाम से एक जापानीज कंपनी है जिसने इंडिया की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपका पार्टनरशिप किया है मैन्युफैक्चर करने के लिए सेमीकंडक्टर्स को। राइट, This collaboration supports India's vision of building self-reliant and sustainable semiconductor supply chain. ये जो है dependency reduce करेगा on the imports and it will strengthen India's role in a global semiconductor ecosystem, right? The partnership will cater to multiple high demand industries जैसे आपका automotive हो गया, consumer electronics, Internet of Things, AI, defense, aerospace sectors. So ये आपके यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को ये कैटर करेगा। राइट, नाउ इसके अलावा रोहम की बात करें तो इस पार्टनरशिप में रोहम जो है ये आपका प्रोवाइड करेगा एडवांस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, टीईपीएल जो है ये ऑफर करेगा असेंबली एंड टेस्टिंग कैपेबिलिटीज टू स्केल प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, एंड इसका आउटकम क्या होगा? टुगेदर दे विल बिल्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया जो एश्योर करेगा क्वालिटी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को। राइट, now next is the Indian Army sign a MOU with which institution to jointly develop AI based solution for military applications? तो इंडियन आर्मी ने अभी आपका जो है MOU साइन किया है किसके साथ? इट इज साइन विद द नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो दिल्ली में लोकेटेड है। इस इंस्टीट्यूशन के साथ इन्होंने MOU साइन किया है ताकि ये जॉइंटली डेवलप कर सकें AI बेस्ड सॉल्यूशंस मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, अंडर दिस अग्रीमेंट जो आपका नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं एंड फैकल्टी हैं, दे विल वर्क ऑन लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट जो आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है, एंड जो ये इंस्टीट्यूशन है ये कंडक्ट करेगा आपके फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को एंड कस्टमाइज करेगा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर आर्मी पर्सनल्स टू इम्प्रूव टेक्निकल स्किल्स एंड कैपेसिटी इन एरियाज जैसे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर डिफेंस सिस्टम, डेटा साइंस एंड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशंस एंड एनालिटिक्स में। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इंडियन स्टार्टअप वॉन द मल्टी कोर contract to supply indigenous VR drone training simulators to Indian Army's School of Artillery जो आपका नासिक महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इंडियन स्टार्टअप है जिसको मल्टी कोर कॉन्ट्रैक्ट जो है मिला है सप्लाई करने के लिए इंडिजीनियस VR ड्रोन ट्रेनिंग सिमुलेटर्स को? सो इट इज योर एनरोड प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा स्टार्टअप है? इट इज एनरोड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एनरोड यहाँ पे डिलीवर करेगा 700 प्लस VR ड्रोन सिमुलेटर्स को टू द कैटेगरी ए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी जिसकी आपकी 19 यूनिट्स हैं अक्रॉस इंडिया। ठीक है, जो इसका डिप्लॉयमेंट है ये आपका 3 फेजेस में होगा एंड फुल कंप्लीशन टारगेट है बाय द Q2 ऑफ 2026। ओके, नाउ एंड्रॉयड प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, इसके सीईओ हैं मोहम्मद अनास। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड साइन अ कोलैबोरेशन अग्रीमेंट विद विच फॉरेन कंपनी फॉर लोकल प्रोडक्शन ऑफ अ 2 हाई प्रिसीजन कॉम्बैट प्रूवन डिफेंस सिस्टम सिग्मा 30 एंड डिजिटल रिंग लेजर गायरो inertial navigation system and CM3 MR डायरेक्ट फायरिंग साइट। तो रिसेंटली इंडिया ऑप्टल लिमिटेड ने एक कोलैबोरेशन अग्रीमेंट साइन किया है आपकी कौन सी कंपनी के साथ? फ्रांस की सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एक कोलैबोरेशन अग्रीमेंट हुआ है इंडिया ऑप्टल लिमिटेड का फॉर लोकल प्रोडक्शन ऑफ दीज ये आपके जो है सिग्मा 30 एंड डिजिटल रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड CM3 MR डायरेक्ट फायरिंग साइट। तो इनको इंडिया में लोकल इनका
इंडिया में लोकल प्रोडक्शन करने के लिए यह एग्रीमेंट फ्रांस की जो कंपनी है इसके साथ साइन किया गया है। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो इंडिया की तरफ से तुषार त्रिपाठी थे एंड एलेक्जेंड्री जिगलर जो हेड ऑफ डिफेंस ग्लोबल बिजनेस यूनिट है एट दी सैफरन, राइट। इंडिया ऑप्टल लिमिटेड की बात करें, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में लोकेटेड है, देहरादून उत्तराखंड में, एंड इसे 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली हमारा जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने जो है नोटिफाई किया है रेगुलेशन। तो PFRDA ने अमेंड किया है रेगुलेशन 2025, ठीक है, जिसमें एग्जिट एंड विड्रॉल्स के बारे में बताया गया है अंडर दी NPS। तो कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। ओके, इट इज नोटिफाइड बाय दी PFRDA। जो अमेंडमेंट्स है ये प्राइमरली आपके टारगेट करते हैं नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स को, ठीक है, जिसमें ऑल सिटीजन मॉडल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर आता है, एंड आर नाउ अप्लाइड यूनिफॉर्मली टू दी कॉमन स्कीम्स एंड मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क वाइल स्ट्रीमलाइनिंग सर्टेन प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट सब्सक्राइबर। ठीक है, तो कुछ चेंजेस यहाँ पे लाए गए हैं आपके NPS के अंदर। क्या क्या चेंजेस है वो देखते हैं। जैसे आपका जो लॉक इन पीरियड है वो हटा दिया गया है। पहले 5 साल का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड यहाँ पे होता था बिफोर मैच्योर एग्जिट, नाउ इट वाज रिमूव्ड फॉर ऑल सिटीजन मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्टिंग पीरियड। ऑल सिटीजन मॉडल जो है इसमें 15 इयर्स और अंटिल एज 60 का यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड रखा गया है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ये सेम है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अंटिल रिटायरमेंट एंड सुपरनेशन ये आपका रहेगा। ठीक है, देन लमसम एंड एन्युटी की बात करें तो विड्रॉल लिमिट जो है वो आपकी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, अप टू 80% कर दी गई है लमसम, पहले 60% हुआ करती थी। इसी के साथ मिनिमम एन्युटी परचेज जो है वो कम कर दिया गया है, पहले 40% था, अभी ये 20% कर दिया गया है फॉर नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम एज जो थी आपकी टू स्टे इन NPS इट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। 75 पहले थी, अभी ये 85 कर दी गई है, एंड ये गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर दोनों के लिए अप्लाइड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक कंटिन्यूएशन। पहले 15 डे प्रायर इंटीमेशन रिक्वायर्ड होता था, अब ये हटा दिया गया है इसमें से। ठीक है, विड्रॉल रूल्स की बात करें तो बिफोर 60 ईयर्स और सुपरनेशन अप टू 4 विड्रॉल्स आप कर सकते हो, बट उनमें मिनिमम 4 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर विड्रॉल आप कर रहे हो आफ्टर 60 ईयर्स और सुपरनेशन, अनलिमिटेड विड्रॉल्स यहाँ पे है, बट जब भी आप विड्रॉल कर रहे हो उसमें मतलब पहला और जो दूसरा विड्रॉल है उसमें 3 साल का आपका फर्क होना चाहिए। ऐसे ही दूसरे और तीसरे में मतलब बेसिकली 3 साल का गैप में आप विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हो। ओके, पार्शियल विड्रॉल की बात करें तो मैक्सिमम 25% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अलाउड है, एंड इट अप्लाइज टू दी ओन कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रीम। ओके, नाउ इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे बोला है जो न्यू रेगुलेशन है दे हैव स्पेसिफाइड डिफरेंट विड्रॉल रूल्स बेस्ड ऑन द साइज ऑफ रिटायरमेंट कॉर्पस। ठीक है, आपके कॉर्पस पे बेस्ड जो है ये आपका, और यहाँ पे कुछ और रेगुलेशंस भी लाए गए हैं। एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ की यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली। सो अगर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ जो है वो लेस देन इक्वल्स टू ₹8 लाख है, देन चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट आपके सब्सक्राइबर हो, दे विल बी एबल टू विड्रॉ एंटायर 100% अमाउंट एज अ लमसम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो गवर्नमेंट सब्सक्राइबर है दे विल हैव ऑप्शन to purchase annuity at least 40% of the corpus of their corpus, while non-government जो है they will be required to purchase annuity from at least 20% of their retirement corpus। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंडीशन क्या है, जो आपका APW है अगर वो आपका 8 लाख से 12 लाख के बीच में है, देन जो सब्सक्राइबर हैं दे विल बी एबल टू विड्रॉ मैक्सिमम 6 लाख रुपीज, वाइल जो रिमेनिंग अमाउंट है ये यूज किया जाएगा फॉर द एन्युटी परचेज और सिस्टमैटिक यूनिट रिडम्पशन ओवर द पीरियड ऑफ अप टू 6 ईयर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ जो है अगर वो ग्रेटर देन आपकी ₹12 लाख है, तो जो नॉन सब्सक्राइबर हैं दे विल बी अलाउड टू विड्रॉ अ मैक्सिमम 80% ऑफ देयर रिटायरमेंट कॉर्पस, वाइल जो आपका रिमेनिंग है, ठीक है, रिमेनिंग 20% जो है ये डिस्पर्स किया जाएगा एज ए एन्युटी, वाइल गवर्नमेंट सब्सक्राइबर विल कंटिन्यू टू विड्रॉ द मैक्सिमम 60% ऑफ द 60% एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है ये एज ए एन्युटी यहाँ पे यूज किया जाएगा। अगर बात करें हम लोन्स की तो लोन अगेंस्ट NPS सब्सक्राइबर जो है ये बोरो कर सकते हैं अप टू 20% ऑफ देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
किस चीज़ के लिए? हायर एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, हाउस परचेज के लिए, इलनेस के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे आप जो है लोन बोरो यहाँ पे लोन ले सकते हो आपके एनपीएस से, ठीक है। एग्जिट की बात करें तो इन केस ऑफ योर renunciation of Indian citizenship, in such cases जो सब्सक्राइबर हैं they will have the option to close the individual pension and withdraw the entire APW in lump sum। देखो renunciation क्या होता है कि जैसे हम कोई हमारा इंडिया मतलब मैं हूँ जैसे, ठीक है, मैं भारत देश गई और मैंने दूसरी देश की नागरिकता ले ली, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, इंडिया जो है, इंडिया बोलता है कि हम आपको नागरिकता उस केसेस में नहीं देंगे, मतलब डुअल जो सिटीजनशिप है वो इंडिया नहीं देता है। इन दैट केस उस पर्सन को, मतलब जैसे मैं हूँ, मैंने अगर दूसरे देश की नागरिकता ली है तो इंडिया वाले बोलते हैं कि भाई आप इंडिया वाली नागरिकता छोड़ो यहाँ से, ठीक है। तो इन दैट केस ये वाला केस आपका है एग्जिट वाला जो अभी हमने पढ़ा। इन सच केस जो सब्सक्राइबर हैं दे विल हैव द ऑप्शन टू क्लोज द इंडिविजुअल पेंशन और विड्रॉ करें एंटायर एपीडब्ल्यू इन लम्प सम, राइट। नेक्स्ट है मिसिंग और प्रिज्यूम्ड डेड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसको अगर प्रिज्यूम किया गया है, मतलब या तो वो मिसिंग है या प्रिज्यूम कर रहे हैं वो डेड है, तो इंटरम रिलीफ के लिए जो फैमिली पर्सन है, ठीक है, मतलब जिसको भी वहाँ पे नॉमिनी लिखाया गया होगा, तो वो 20% लमसम जो है आपका ले सकता है एनपीएस का, ठीक है। एंड रिमेनिंग 80% आफ्टर लीगल प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, कि अगर कंफर्म हो गया कि डेथ हो गई है तो 80% वो बाद में विड्रॉ कर सकता है एज पर दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, इन दैट केस नॉमिनी जो है वो 100% लमसम आपका ले सकता है, ठीक है, और ऑप्ट फॉर एन्युटी। नाउ पीएफआरडीए की बात करें तो इसके चेयरमैन है शिवा सुब्रमण्यम रमन। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2003 में। नाउ इस पे क्वेश्चन करते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीएफआरडीए exits and withdrawal under the NPS amendments regulation 2025। so पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? The mandatory 5-year lock-in period for premature exit under the all citizen model has been removed। करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है टू स्टे इन एनपीएस ये आपकी इंक्रीज कर दी गई है, ये भी करेक्ट है, 75 से 85 कर दी गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फॉर नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर द कंपल्सरी मिनिमम एन्युटी परचेज रिक्वायरमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 40% टू 20%। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक एमओयू विद द नीदरलैंड, किस चीज के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए कोऑपरेशन ऑन मैरीटाइम हेरिटेज। अंडर दिस एमओयू नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज बीइंग डेवलप्ड एट डैश अंडर द सागरमाला प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। सो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने नीदरलैंड के साथ अग्रीमेंट साइन किया है ताकि हम स्ट्रेंथन कर सके कोऑपरेशन मैरीटाइम हेरिटेज में, और इस एमओयू के तहत नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आपका डेवलप किया जाएगा लोथाल, गुजरात में, ठीक है, अंडर दी सागरमाला प्रोग्राम ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, राइट। सिग्नेटरीज की बात करें तो हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, इनके द्वारा अग्रीमेंट साइन किया गया विद दी डेविड वैन व्हील जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके नीदरलैंड के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, प्रॉस्पेक्ट्स, पोटेंशियल एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन। तो आप सभी को पता है इंडिया में बाहर देश के लोग जो हैं वो पढ़ने आते हैं, जैसे इंडिया के बाहर जाते हैं ऐसे ही बाहर देशों के भी इंडिया में आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये रिपोर्ट उसी के बारे में है, तो देखते हैं क्या कहता है। जो ये रिपोर्ट है किसने रिलीज की है? नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग के एजुकेशन डिवीजन द्वारा इसको रिलीज किया गया है। एंड इसका गोल क्या है? आउटलाइन करना लॉन्ग टर्म रोड मैप फॉर मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बाय द ईयर 2047, ठीक है। इसे प्रिपेयर किया गया है आईआईटी मद्रास, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एंड एक्यूमेन द्वारा। तो ये इन तीनों के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। इसका फोकस एरिया है, इट इज बेस्ड ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020,
कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन एट होम, एनालाइज करना स्ट्रैटेजीज एट ग्लोबल, नेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल, एग्जामिन करना एकेडमिक मोबिलिटी ट्रेंड्स को ओवर द पास्ट 2 decades. ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है कि इन द ईयर 2024 फॉर एवरी 1 इंटरनेशनल स्टूडेंट कमिंग टू इंडिया 28 इंडियन स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड. मतलब आप देखो बाहर से एक पढ़ने आ रहा है और इंडिया से 28 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं बाहर. तो ये आपका सिनेरियो अभी चल रहा है. एंड सिंस 2001 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनफ्लोज टू इंडिया हैव बीन ग्रोन बाय 518%. तो यहाँ पे अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए 2001 से, तो काफ़ी बच्चे जो हैं इंडिया में पढ़ने आए हैं और ये परसेंटेज आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हुआ है. ठीक है, नाउ अब बात करते हैं प्रोजेक्शंस की फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट इनफ्लो, कि इंडिया में कितने बच्चे आपके पढ़ने आ रहे हैं. राइट, नाउ ग्लोबल बेंचमार्किंग अप्रोच की बात करें अगर हम CAGR बेस में, तो 2030 तक ये प्रोजेक्शन दिया गया है. 2030 तक 85,000 यहाँ पे बच्चे जो हैं 85,000 से आपके 1.3 लाख बच्चे जो हैं वो इंडिया में आएंगे. ठीक है, 2035 की बात करें तो 1.23 लाख से 2.44 लाख बच्चे जो हैं आएंगे. ये इनफ्लो हमारा देखने को मिलेगा. 2000 आपका जो है 2047 की बात करें तो 3 लाख से 11 लाख के बच्चे यहाँ पे जो हैं, इतने बच्चे यहाँ पे इनफ्लो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका. ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन इंटेंसिटी अप्रोच की बात करें तो 2030 में 1.5 लाख बताया गया है. स्ट्रैटेजिक मॉड्यूल बेस्ड 2035 में 3.5 लाख एंड 2047 में 7.8 लाख. राइट, नीति आयोग की बात कर लेते हैं. इसके करंट CEO है BVR सुब्रमण्यम, चेयरमैन है PM मोदी जी, वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में. 2015 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था. नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं. नीति आयोग रिलीज द रिपोर्ट टाइटल इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया प्रोस्पेक्ट्स पोटेंशियल पॉलिसी रिकमेंडेशन विद द गोल of making India global hub for higher education and research by which year? So हमारा टारगेट है 2047 का. राइट, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर D. Now next question is, Canara HSBC Life Insurance Company Limited has entered into a strategic bank insurance partnership with which small finance bank to expand life insurance distribution through its branch network. So recently Canara HSBC Life Insurance Company ने आपका जो है बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ. ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर B. नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च द डिजिटल मर्चेंट कैश एडवांस लोन्स फॉर MSMEs? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है डिजिटल मर्चेंट कैश एडवांस लोन MSMEs के लिए? सो इट इज लॉन्च बाय योर एक्सिस बैंक. ठीक है, किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक द्वारा ये प्रोडक्ट आपका लॉन्च किया गया है. एंड दिस प्रोडक्ट विल प्रोवाइड एन अनसिक्योर्ड क्रेडिट फैसिलिटी रेंजिंग फ्रॉम रुपीज 2 लाख टू 20 लाख फॉर MSMEs. एंड यहाँ पे एवरीडे इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी आपका जो है लागू किया जा, मतलब एक तरह से ये फैसिलिटी भी यहाँ पे आपका दी गई है. इट इनेबल्स शॉपकीपर्स एंड स्मॉल मर्चेंट टू रीपे लोन्स इन अ स्मॉल डेली इंस्टॉलमेंट लिंक टू देयर डेली सेल्स. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल इंडिया लिमिटेड फॉर्मरली नोन एज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया Limited signed a non-binding MOU with which state government for the development of greenfield gas-based fertilizer plant. तो गेल इंडिया लिमिटेड जो है इसने रिसेंटली MOU साइन किया है, नॉन बाइंडिंग MOU आपके विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़. राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर D. नाउ सेक्रेटरीज की बात करें तो रजत कुमार जो सेक्रेटरी हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ में, एंड राजीव कुमार सिंघल जो डायरेक्टर हैं आपके बिजनेस डेवलपमेंट के इन द गेल इंडिया, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है. साथ में ही अगर हम बात करें आपकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो है सेटअप किया जाएगा. ठीक है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में. और इस प्लांट की जो है एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी होगी 12.7 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ यूरिया पर एनम की. ठीक है, सो गेल जो है ये एक तरह से यहाँ पे कंडक्ट करेगा डिटेल टेक्नो इकोनॉमिक स्टडीज फॉर वायबिलिटी ऑफ यूरिया प्लांट. ठीक है, इस MOU के तहत. एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा? ये सपोर्ट करेंगे फिजिबिलिटी स्टडीज, लैंड एलोकेशन, अप्रूवल्स, कोऑर्डिनेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है टाटा स्टील्स लिमिटेड का
प्रपोजल फॉर द एक्विजिशन ऑफ फुल कंट्रोल इन विच कंपनी। तो टाटा स्टील लिमिटेड को बेसिकली अप्रूवल मिला है कि वो एक्वायर कर सकता है आपके फुल कंट्रोल इन योर टाटा ब्लू स्कोप स्टील प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये सीसीआई द्वारा इनको अप्रूवल मिला है। ठीक है, अंडर दिस अप्रूवल टाटा स्टील ऑलरेडी इसके पास 50% का स्टेक था। अब इसने 50% रिमेनिंग जो स्टेक था वो भी एक्वायर कर लिया है आपका ब्लू स्कोप स्टील एशिया होल्डिंग्स में, राइट। सो अब यहाँ पे डील वैल्यू इसकी कितनी थी, अप टू 130 मिलियन यूएस डॉलर की इसकी डील वैल्यू थी। एंड आफ्टर कंप्लीशन टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड जो है इट विल बिकम 100% ओन सब्सिडियरी ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड, राइट। इसके अलावा एक और अप्रूवल यहाँ पे सीसीआई द्वारा दिया गया है, ब्लैकस्टोन इंक जो है कि ये एक्वायर कर सकते हैं वारंट्स ऑफ फेडरल बैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डील की वैल्यू है आपके 6196.5 करोड़ की, राइट। एंड यहाँ पे क्या बोला है, जो वारंट है ये कन्वर्टेबल है इनटू इक्विटी विद इन 18 मंथ्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स। ठीक है, और ये जब अप्रूवल मतलब ये जो आपका फुल डील कंप्लीट हो जाएगा तो ब्लैकस्टोन जो है ये होल्ड करेगा 9.99% के स्टेक्स आपके फेडरल बैंक में, राइट। अब बात कर लेते हैं सीसीआई की। इसके चेयरपर्सन है रवनीत कुमार, ठीक है, रवनीत कौर सॉरी। एंड हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। स्टैब्लिश इसका 2003 में किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने पोस्टपोन किया है इम्प्लीमेंटेशन फेज सेकेंड ऑफ चेक ट्रांकेशन सिस्टम का अंटिल फर्दर नोटिस। तो पहले हम इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। ठीक है, आपकी न्यूज आई थी इन द मंथ ऑफ सितंबर कि आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है इंट्रोड्यूस करने के लिए कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ रियलाइजेशन इन अ चेक ट्रांकेशन सिस्टम। सबसे पहले तो चेक ट्रांकेशन सिस्टम क्या होता है, तो सीटीएस जो है एक तरह से आप ऐसा समझो, पहले क्या होता था, जो चेक्स आपके होते थे, ठीक है, चेक्स आपके क्लियर करने के लिए एक बैंक को फिजिकली चेक को भेजना पड़ता था दूसरे बैंक में। ठीक है, मतलब एक बैंक जो भेज रहा है इट इज अ प्रेजेंटिंग बैंक एंड जो बैंक के पास भेजा जा रहा है इट वाज अ ड्रॉई बैंक। ठीक है, सो जो प्रेजेंटिंग बैंक है वो फिजिकली चेक को भेजता था आपके ड्रॉई बैंक के पास क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि हम फिजिकली क्यों भेज रहे हैं भाई, इसका शॉर्टकट निकालना चाहिए, टाइम बहुत लगता है, राइट। सो चेक ट्रांकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया फिर आपका 2008 में, जिसमें क्या फायदा हुआ कि अब जो चेक थे वो फिजिकली ना भेज के डिजिटली भेजे जा रहे थे, मतलब उसकी फोटो भेजो और क्लियरेंस पाओ, है ना। अब फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि यार इसमें भी टाइम लग रहा है क्योंकि आप एक एक करके तो भेजोगे नहीं, है ना, तो आप पूरा एक बैच बनाते हो 10 का 12 का जो भी है और वो बैच भेजा जाता था। ठीक है, तो इसमें भी टाइम लग रहा था। तो अब आरबीआई ने सोचा कि हम भाई हाथों हाथ ये चीज करेंगे क्योंकि आजकल जमाना तेज हो गया है, तो हाथों हाथ चीजें होनी चाहिए। ठीक है, रियल टाइम बेसिस पे होनी चाहिए, इसलिए आरबीआई ने बोला हम कंटिन्यूअस क्लियरिंग ऑफ सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब रियल टाइम बेसिस पे आपके चेक क्लियर करेंगे। ठीक है, अब इस चीज के लिए ये आपका सर्कुलर लाया गया था एंड यहाँ पे इसको 4 अक्टूबर 2025 को इम्प्लीमेंट किया गया था। 2 फेजेस में होना था, एक तो 4 अक्टूबर को होना था पहला फेज, दूसरा फेज आपका होना था 3 जनवरी 2026 को। अब जो 3 जनवरी 2026 वाला है इसको आपका पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, अब इसमें पहले क्या क्या चीजें हुई वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो ड्रॉइंग बैंक था आपका, ठीक है, जिसके पास चेक जाता है, ड्रॉइंग बैंक मस्ट कंफर्म चेक्स बाय 7 PM ऑन द सेम डे। और अगर ये चीज नहीं हुई मतलब उसको 7 बजे तक क्लियर करना होगा। अगर मैंने सुबह भेजा है तो 7 बजे तक उसको ये क्लियर करना है। ठीक है, अगर उसने चेक क्लियर नहीं किया तो जो आपका मतलब उस चेक को जो है अगर अप्रूवल उनकी तरफ से नहीं आया तो हम लोग समझ लेंगे कि अप्रूव्ड है। ठीक है, तो ये चीज आपका फर्स्ट फेज में बात की गई थी। सेकेंड फेज में क्या था कि जो ड्रॉई बैंक है उसको विद इन 3 आवर्स में आपका जो है चेक को क्लियर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बजे चेक भेजा गया, 10 से 11 बजे के बीच में चेक आया, तो अब जो ड्रॉई बैंक है उसको 2 बजे तक मतलब विद इन 3 आवर्स उसको कंफर्मेशन देनी है, उसको अप्रूवल देना है। ठीक है, ये चीज आपकी 3 जनवरी 2026 से लागू होनी थी, बट
क्योंकि इसमें जो है मतलब यार इसमें जो है आपका देखो कि एक्टिव होना चाहिए बंदा, और सारे बैंकों में इंडिया के लागू होना है, तो ये चीज अभी पूरे बैंकों में लागू नहीं हो पाई, इस वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। वैसे कब होना था? 3 जनवरी 2026 को ये चीज होनी थी। ठीक है, अब न्यू यहाँ पे कुछ अपडेट्स भी आए हैं, पोस्टपोन के साथ साथ न्यू अपडेट भी आए हैं, वो चीज भी देखते हैं। अब क्या है अपडेट? आरबीआई ने रिवाइज किया है डेली ऑपरेटिंग आवर्स। ठीक है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम के डेली ऑपरेटिंग आवर्स जो हैं वो भी चेंज हो गए हैं। पहले आपका प्रेजेंटेशन टाइम होता था 10 AM से 4 PM, मतलब जो प्रेजेंटिंग बैंक है, ठीक है, वो 10 बजे से 4 बजे तक ही चेक भेज सकता था। अब यहाँ पे टाइमिंग चेंज क्या कर दी है? 9 AM से 3 PM कर दी गई है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि कंफर्मेशन सेशन जो है वो आपका 10 बजे से 7 PM होता था। ठीक है, 10 AM टू 7 PM होता था, अभी इसको जो है 7 AM से 7 PM कर दिया गया है। ठीक है, सो प्रेजेंटेशन सेशन मतलब जो प्रेजेंटिंग बैंक है वो आपका कब तक चेक भेजेगा? 9 AM से 3 PM तक, एंड कंफर्मेशन जो है ड्रॉई बैंक से आएगा आपका 9 AM से 7 PM तक। ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। सो एज पर द न्यू आरबीआई अपडेट, व्हाट आर द रिवाइज्ड डेली ऑपरेटिंग आवर्स फॉर द प्रेजेंटेशन सेशन अंडर द चेक ट्रंकेशन सिस्टम? सो क्या चेंजेस किए गए हैं? अभी हमने यहाँ पे पूछा है आपका प्रेजेंटेशन सेशन, ठीक है, मतलब प्रेजेंटिंग बैंक कब आपका जो है कब से कब तक चेक भेज सकता है? तो 9 AM से 3 PM तक भेज सकता है। ठीक है, ये क्लियर है? Now next question है, which organization has refinanced a loan of rupees 9,821 crore originally taken by the dedicated freight corridor corporation India Limited from the World Bank? तो recently आपका जो इंडिया रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसने रीफाइनेंस कर लिया है आपका लोन, ठीक है, जो ओरिजिनली डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का था फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। सिग्नेटरीज की बात करें तो राहुल कपूर जो डायरेक्टर हैं फाइनेंस के DFCCIL में, एंड दीपा कोंतिस जो डायरेक्टर हैं आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके फाइनेंस के IRFC के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी गोल्डमैन सैच मैक्रो आउटलुक 2026 इंडियाज रियल GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2026 इज डैश। तो गोल्डमैन सैच जो है इन्होंने रिसेंटली आउटलुक रिपोर्ट इनकी जारी की थी, जिसमें इंडिया की रियल GDP इन्होंने बताई है 2026 की 6.7%, राइट। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अब GDP ग्रोथ जो है 2027 की कितनी बताई गई है? 6.8% जो है ये प्रोजेक्शन दी गई है, एंड ग्लोबल ग्रोथ 2.8% आपकी बताई गई है 2026 के लिए। नाउ बात करते हैं गोल्डमैन सैच की। इसके चेयरमैन एंड CEO हैं डेविड मिशेल सोलोमन या डेविड M सोलोमन। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और स्टैब्लिश किया गया था 1869 में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, सेबी ने सिंप्लीफाई किया है प्रोसेस इन्वेस्टर्स के लिए सो दैट दे कैन ऑब्टेन अ डुप्लीकेट सिक्योरिटीज। अगर इन केस उनकी सिक्योरिटीज जो है गुम हो जाती हैं तो वो डुप्लीकेट सिक्योरिटीज ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस जो है वो आपका सिंप्लीफाई किया गया है सेबी द्वारा। ठीक है, ऐसी न्यूज है। इसका एम है टू मेक प्रोसीजर फास्टर, रिड्यूस पेपर वर्क एंड एनकरेज डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन जो है उसको एनकरेज करना। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बोला है की चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो देखते हैं। जैसे थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ाए गए हैं, जैसे सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन इज अप्लाई टू द सिक्योरिटीज वैल्यूड अप टू ₹5 लाख। नाउ जो थ्रेशोल्ड है इट हैज बीन डबल, पहले 5 लाख होता था, अब इसको 10 लाख कर दिया गया है। एंड जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर्स होल्डिंग सिक्योरिटीज वर्थ अप टू 10 लाख विल फेस फ्यूअर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इफेक्टिव डेट क्या है? ये इमीडिएटली इफेक्ट में आ चुका है आपका। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट यहाँ पे रखा गया है। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है यूनिफॉर्म एफिडेविट कम इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर्मेट, एंड ये रिड्यूस करेगा
ठीक है, दिस रिड्यूस वेरिएशन एंड कंफ्यूजन अक्रॉस द कंपनीज, राइट। अब होल्डिंग बेस्ड नॉर्म्स की बात करें तो सिक्योरिटीज आपकी अप टू ₹10,000 की जो होंगी, इसमें सिंपल अंडरटेकिंग ऑन प्लेन पेपर जो है वो आपका रहेगा, आपको सबमिट करना होगा सिंपल अंडरटेकिंग ऑन प्लेन पेपर। अगर सिक्योरिटीज आपकी अबव 10,000 है एंड अप टू ₹10 लाख है आपके, ठीक है, मतलब 10,000 से आपकी 10 लाख के बीच में है, इन दैट केस इन्वेस्टर को सबमिट करना होगा स्टैंडर्ड एफिडेविट कम इंडेमनिटी बॉन्ड ऑन अ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। वहीं पे सिक्योरिटीज अगर आपकी 10 लाख से ऊपर है, ठीक है, इन दैट केस इन्वेस्टर जो है उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है सबमिट करने होंगे, जैसे एफआईआर या पुलिस कंप्लेन, ये सब चीजें उनको सबमिट करनी होंगी, ठीक है। लिस्टेड कंपनी जो है दे मस्ट ऑल्सो पब्लिश अ एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जो लिस्टेड कंपनीज होंगी उनको लोकली आपका रीजनल न्यूज़पेपर जो है उसमें एडवर्टीजमेंट भी करना होगा कि भाई हमारी सिक्योरिटीज गुम हो गई हैं, ठीक है, इस टाइप से एडवर्टीजमेंट यहाँ पे निकालना होगा। नाउ आप क्वेश्चन करते हैं, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेबीज रिवाइज्ड नॉर्म्स फॉर इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट सीरीज, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सेबी ने डबल कर दिया है मॉनिटरी थ्रेशोल्ड फॉर सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम ₹5 लाख टू 10 लाख, दिस इज करेक्ट, 5 से 10 लाख बढ़ा दी गई है। फॉर सिक्योरिटीज अप टू ₹10,000 इन्वेस्टर कैन सबमिट अ सिंपल अंडरटेकिंग ऑन अ प्लेन पेपर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, सिक्योरिटीज वैल्यूड अबव ₹10 लाख इन्वेस्टर्स मस्ट एडिशनली प्रोवाइड एफआईआर, पुलिस कंप्लेन, कोर्ट ऑर्डर एंड लिस्टेड कंपनीज मस्ट पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट इन अ रीजनल न्यूज़पेपर। तो ये सारे करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, which company received a certificate of registration from the Reserve Bank of India to start a business of a NBFC? तो आरबीआई ने रिसेंटली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है आपका आर्यमन फाइनेंस इंडिया लिमिटेड को, ठीक है, विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ आर्यमन फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, राइट। विद दिस अप्रूवल AFIL जो है, ये जो कंपनी आपकी है, ये फंक्शन करेगी एज अ टाइप सेकेंड NBFC NBFC NDICC, ठीक है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की तरह ये फंक्शन करेगी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ बंधन बैंक? सो आरबीआई ने रिसेंटली आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उनको रीअपॉइंट किया है बंधन बैंक के, जिनका नाम आपका है रतन कुमार केश, ठीक है, क्या नाम है, रतन कुमार केश, और इनका जो टेन्योर है वो 31 मार्च 2026 से आपका इफेक्ट में आएगा एंड टेन्योर 3 साल का रहेगा, ठीक है। करंटली ही सर्विंग एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड की मैनेजरल पर्सनल्स ऑफ अ बंधन बैंक, और प्रीवियसली इन्होंने एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक एंड ICICI बैंक में सीनियर पोजीशन पे वर्क किया है। नाउ नेक्स्ट आपका रिपोर्ट एक जारी की गई थी, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अंडर दी सेक्शन 36 ऑफ अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। सो इस रिपोर्ट में बेसिकली जो हमारे ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस है बैंकिंग की वो बताई गई है फ्रॉम 2024-2025, ठीक है, 2024-25 में जो हमारी इंडियन बैंक्स की प्रोग्रेस रही है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। सो पहला आपका यहाँ पे पॉइंट आता है बैंकिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसमें बताया गया है इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपके हैं, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, 44 फॉरेन बैंक्स, ठीक है, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक, 6 पेमेंट्स बैंक, 43 रीजनल रूरल बैंक्स RRBs एंड 2 लोकल एरिया बैंक्स हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। इसके अलावा बात करें स्केड्यूल कमर्शियल बैंक की, तो इनकी परफॉर्मेंस देखें तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट जो है यहाँ पे जो ऐसा सिंबल है इट शोज द इंक्रीज, ठीक है, और ये वाला डिक्रीज शो कर रहा है। तो यहाँ पे बोला है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इंक्रीज हुई है 11.2% इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। कैपिटल एडुकेसी की बात करें, ठीक है, तो ये आपका 17.4% देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आपका रिटर्न ऑन एसेट जो है 1.4% आपका रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, एंड 1.3 देखने को मिला है इन दी Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 13.5% ये देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, एंड 12.5% इन दी योर Q1 ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है। नेक्स्ट इज असेट की बात करें तो 2025 में क्रेडिट जो है आपका वो इंक्रीज हुआ है 11.5%, वहीं पे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ है 9.2%। लाइबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपका डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज हुआ है 11.1%, राइट। नेक्स्ट है
अगर बात करें हम शेयर ऑफ बैंक्स की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो शेयर है वो कम हुआ है टू दी 54.9%, पहले 55.2% देखने को मिला था। वहीं पे प्राइवेट बैंक्स जो हैं इसका भी डिक्रीज हुआ है 37.1%, पहले 37.5% था। ठीक है, देन बैंक फ्रॉड्स की बात करें तो इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 केसेस जो हमें देखने को मिले हैं बैंक के मतलब फ्रॉड केसेस वो कम हुए हैं, इट रिड्यूस टू 5092। ठीक है, वहीं पे अमाउंट इसका बढ़ा है 30% टू दी 21,515 करोड़। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 की, तो केसेस यहाँ पे भी आपके कम हुए एंड इट रिड्यूस टू दी 23,879 और अमाउंट इसका बढ़ा था आपका 34,771 करोड़। ठीक है, फ्रॉड टाइप, किस टाइप के फ्रॉड्स आपके देखने को मिले हैं? सबसे ज्यादा हमारा जो देखने को मिले हैं इट इज कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड्स विच इज अराउंड 66.8%। ठीक है, मतलब क्रेडिट और इंटरनेट फ्रॉड जो है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिले थे आपके 66.8%, और एडवांस रिलेटेड फ्रॉड्स जो हमें देखने को मिले हैं इट इज़ अगर आप बाय अमाउंट बात करें तो इट इज़ 33.1%। ठीक है, बैंक वाइज बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है इनके केसेस आपके कितने हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के, तो 59.3% केसेस देखने को मिले हैं। वहीं पे पब्लिक सेक्टर बैंक के अगर बात करें इन परसेंटेज ऑफ अमाउंट तो 70.7% अमाउंट का फ्रॉड यहाँ पे आपके जो PSPs हैं उनमें हुआ है। ठीक है, इसके साथ नोट करना है द रिपोर्ट कवर्स फ्रॉड केसेस ऑफ अमाउंट ₹1 लाख एंड अबव, मतलब अभी बात सिर्फ इतने की गई है जो हमने पढ़े हैं और इसके नीचे वाले तो अलग है। ठीक है, अब बात करें अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स की, तो इसका जो नंबर है वो घटा है एंड इट रिड्यूस बाय दी 15%। ठीक है, डिपॉजिट इसका जो है वो इंक्रीज हुआ है 5.2% एंड क्रेडिट भी इसका बढ़ा है विद 6.7%। ठीक है, बैलेंस शीट की बात करें ये भी आपकी बड़ी है 4.4% से, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है 14.2%। राइट, कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो टीयर 1 UCBs जो आपके हैं ये आपके इसमें देखने को मिला है मिनिमम 9% एंड टीयर 2 जो है इसमें 4 UCBs आपके आते हैं विद अ मिनिमम 12% एंड 91.1% आपके ऐसे हैं जो मेंटेन कर रहे हैं CAR ग्रेटर देन 12%। राइट, नाउ नेक्स्ट आपकी बात करते हैं NBFCs की, तो एज पर दिस रिपोर्ट लोन्स एंड एडवांस जो है वो इंक्रीज हुआ है आपका NBFC का 19.4% एज ऑफ मार्च 2025। क्रेडिट शेयर इन GDP ये भी बढ़ा है टू दी 14.6%। सेक्टोरल क्रेडिट जो है इंडस्ट्री प्लस रिटेल ये आपका 81.8% देखने को मिला है। ठीक है, सर्विसेज में 15.4% देखने को मिला है। इसके अलावा पेमेंट बैंक्स की बात करें तो इनकी बैलेंस शीट भी इंक्रीज हुई है 43.7% टू दी 37,592 करोड़। डिपॉजिट भी इनका बढ़ा है 56.8%, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है 64.3%, नेट प्रॉफिट आपका कम हुआ है 2.2%। राइट, देन अब बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इनकी बैलेंस शीट भी जो है इंक्रीज हुई है 20.9%। CD रेशियो जो है ये कम हुआ है टू दी 86.4%, पहले 90.1% था। नेट प्रॉफिट जो है आपका ये आपका कम हुआ है टू दी 3,496 करोड़। ठीक है, एसेट क्वालिटी वर्सन आपकी हुई है। ठीक है, एसेट क्वालिटी आपकी GNPA की बात करें अगर यहाँ पे आपका, ठीक है, तो ये आपका इंक्रीज हुआ है टू दी 3.6%। CAR जो है ये आपका रहा है 21.5% इन टीयर 1। ठीक है, टीयर 21.5% और टीयर 1 की बात करें इट इज 18.8%। राइट, नेक्स्ट ATM एंड डिजिटलाइजेशन की बात करें तो टोटल ATM जो है वो कम हुए हैं 2,51,057 ATMs आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 में देखे गए हैं। ठीक है, ऑफ साइट ATM जो है ये भी कम हुए हैं, ऑन साइट ATM बढ़े हैं। इसके अलावा PSBs जो होल्ड करते हैं लार्जेस्ट शेयर, ठीक है, इट इज फॉलोड बाय पब्लिक योर प्राइवेट बैंक्स एंड वाइट लेवल बैंक्स। ठीक है, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, डिक्लाइन द लिंक टू द राइज इन डिजिटल पेमेंट। राइट, एसेट क्वालिटी की बात करें तो जो आपका GNPA रेशियो है ये कम हुआ है टू दी मल्टी डिकेडल लो, 2.2% मार्च 2025 में देखा गया था और 2.1% आपका सितंबर 2025 में देखा गया था ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो। राइट, नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RBI's रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-2025।
पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ग्रू बाय 11.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2025 कंपेयर टू 15.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025 जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है आपके, इट इज अकाउंटेड फॉर 59.3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट फ्रॉड केसेस, करेक्ट है, वाइल पीएसबीज जो हैं इट इज अकाउंटेड फॉर 70.7% ऑफ अ टोटल अमाउंट इन्वॉल्व, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि नंबर ऑफ यूसीबीज जो आपके हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, ये डिक्लाइन हुए हैं बाय 15 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2025, ब्रिंगिंग द टोटल डाउन टू 1457 as at the end of March 2025। तो करेक्ट है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एनपीसीआई, टू ऑपरेट एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने फाइनल अप्रूवल आपका दिया है, मतलब कौन सी कंपनी है जिसको फाइनल अप्रूवल मिला है, ठीक है, एनपीसीआई से एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। सो इट इज योर rediff.com इंडिया लिमिटेड। ठीक है, rediff.com जो है इसको अप्रूवल मिला है एनपीसीआई का। फाइन, नेक्स्ट इज विच बैंक लॉन्च द प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड नेम गज। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसके द्वारा आपका मेटल क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है जिसका नाम गज है। सो इट इज लॉन्च बाय द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो। ठीक है, गज एक प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड है जो आपका इन्विटेशन ओनली बेसिस पे दिया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, देन इट इज अ टॉप टियर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रीमियम मेटल कार्ड सीरीज, जिसमें अश्वा, मौर्य, गज, मतलब ये 3 आपके प्रीमियम मेटल कार्ड सीरीज है जो इन्होंने लॉन्च की थी, और गज इसका पार्ट है। ठीक है, ज्वाइनिंग फीस की आपकी है 12,500 प्लस जीएसटी, एंड एनुअल फी यहाँ पे आपकी हटाई गई है। ठीक है, एंड ऑन एनुअल स्पेंड्स, मतलब अगर आपके एनुअल स्पेंड 10 लाख है, इससे ज्यादा है, इन दैट केस एनुअल फी यहाँ पे आपको नहीं लगेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया अहमद अल सहारा अलॉन्ग विद द अब्दुल कादिर हुरीश जो गवर्नर है सेंट्रल बैंक ऑफ सीरिया के, इन्होंने अनवील किया है न्यू सीरीज ऑफ बैंक नोट्स इन डेमस्कस। द न्यू सीरियन बैंक नोट्स विल रेंज फ्रॉम, सो जो नई यहाँ पे इन्होंने सीरीज जारी की है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, तो ये 10 से 500 के बीच में रेंज करती है। ठीक है, सो इट इज 10 to 500 सीरियन पाउंड्स। अब यहाँ पे जो प्रीवियस इनकी सीरीज थी वो थी असद एरा। ठीक है, बेसिकली असद जो है ये आपके यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं सीरिया के, और फिर असद की फैमिली मेंबर्स जो हैं ये यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, तो इनकी ही इमेजेस यहाँ पे आपके जो करेंसी थी उसमें थी, तो अब इस सीरीज को हटा के यहाँ पे दूसरी नई सीरीज लाई गई है। ठीक है, जिसमें नेचर से रिलेटेड आपकी जो है चीजें, जो करेंसी नोट्स हैं उन पे प्रिंट की गई है। ठीक है, उनके बारे में देखेंगे भी। यहाँ पे क्या बोला है, जो सर्कुलेशन है इसका वो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा, जो नई सीरीज आपकी आई है। एंड सीरिया ने इंट्रोड्यूस किया है करेंसी रिफॉर्म टैकल करने के लिए हाइपर इन्फ्लेशन को। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 का नोट था, तो इसमें से ये 2 जीरो हटा दिया, अब इसको 100 का नोट यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, इट इज 100 न्यू साइरियन पाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए ये किया गया है, द रिफॉर्म्स ड्रॉप्स 20 फ्रॉम द ओल्ड करेंसी, राइट। द न्यू बैंक नोट्स विल को एग्जिस्ट विद द ओल्ड नोट्स अबाउट 90 डेज, ये यहाँ पे मेंशन किया गया था। यहाँ पे जो नई सीरीज है वो आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फ्रूट की इमेज लगाई है, राइट, ये वीट की है आपकी, यहाँ पे आपका कॉटन है, ये फ्लावर यहाँ पे लगाया है, तो इस टाइप के चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। जो मतलब पोर्ट्रेट यहाँ पे लगी रहती थी वो अब हटा दी गई है। ठीक है, जैसे हमारी महात्मा गांधी सीरीज है, ऐसे ही यहाँ पे असद सीरीज थी पहले, अब उसको हटा के ये नया लाया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, रिसेंटली FITT जो है, जो आपका यहाँ पे इंक्यूबेशन आर्म है, ठीक है, ट्रांसफर एंड इंक्यूबेशन आर्म है IIT दिल्ली का, इन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है न्यू कोहरेट अंडर द इग्नाइट प्रोग्राम।
ठीक है। इग्नाइट क्या है? इनोवेशन ग्रोथ एंड नर्चरिंग इनिशिएटिव फॉर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स। सो बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। अब बात करें इग्नाइट प्रोग्राम की, इट हेल्प स्टार्टअप्स टू मूव फ्रॉम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टू कमर्शलाइजेशन। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड मेंटोरशिप, फंडिंग सपोर्ट एंड इकोसिस्टम एक्सेस ये प्रोवाइड करता है। ये फोकस करता है डीप टेक सॉल्यूशंस में विद पोटेंशियल फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है। फोकस एरिया क्या रहेगा इस कोहॉर्ट का? क्लाइमेट टेक, आपका क्लीन एनर्जी रहेगा, हेल्थ केयर, एग्रीटेक, मोबिलिटी, एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल गुड। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस रहेगा। अब फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है जो न्यू कोहॉर्ट है आपका है ये सपोर्ट करेगा, फंडिंग एंड सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा। जैसे नॉन डिल्यूटिव फंडिंग जो है ये प्रोवाइड करेगा अप टू 3 lakhs पर स्टार्टअप्स। ठीक है। 30 lakhs पर स्टार्टअप ये प्रोवाइड करेगा नॉन डिल्यूटिव फंडिंग्स को। कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप यहाँ पे कराई जाएंगे, टेक डेवलपमेंट, बिजनेस स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टर रेडीनेस के लिए। मेंटोरशिप की बात करें तो आईआईटी के जो फैकल्टी हैं, एक्सपर्ट आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, CSR लीडर्स जो आपके हैं IDFC फर्स्ट बैंक के, ये यहाँ पे मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ इन्वेस्टर एक्सेस यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे डेमो डेज, इन्वेस्टर कनेक्ट सेशंस यहाँ पे होंगे, SIDBI, FITT पिचिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जो है इनको दी जाएंगी स्टार्टअप्स को। अंडर दिस कोहॉर्ट 15 स्टार्टअप्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, जिसमें एजल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, मैकपी सॉल्यूशन, प्रोपिकल टेक्नोलॉजीज, फ्लक्सको मोबिलिटी, AICA हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड, आपका स्लक्स प्राइवेट लिमिटेड है, ओपन स्पेक्ट्रम AI है, देन आपका फ्रूविटेक प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोविडिया सॉफ्टवेयर है प्रोविद्या राइट, देन आपका ब्रेव को प्राइवेट लिमिटेड है, इंडिगो टेक्स है, देन आपका IX एनर्जी है, क्यूनोमियल टेक्नोलॉजी, आपका नेक्स्ट है स्कैनेक्स्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड न्यू राइजर। ये सारे आपके जो हैं स्टार्टअप्स हैं जिनको बेसिकली आपका सेलेक्ट किया गया है इस कोहॉर्ट के लिए। ठीक है। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन कोलैबोरेशन विद IDFC फर्स्ट बैंक हैज launch a Ignite program cohort to support innovation-led startups. Under this program, each selected startups is eligible to receive non-dilutive funding of up to, तो नॉन डिल्यूटिव फंडिंग यहाँ पे हर स्टार्टअप को दी जाएगी 30 लाख की। ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें भेज सकते हैं benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।